Hello students, today we will discuss the reason of non-existence of some compound. हमें देखा है बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्यों वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसको डिस्कशन करेंगे। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द वीक फोर्सेस, ठीक है। सो रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस एक होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है। पहले देखते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। If the central atom belongs to the second period, then they never extend their octet due to the absence of d subshell, ठीक है। 2d subshell नहीं होता है। If central atom belongs to third period and onward, they can extend their octet due to the presence of vacant d subshell। तो इनका कहने का मतलब है सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये सबको पता है। अब इसमें से होता क्या सर, ये पता होना, ये प्रेजेंट मतलब रहने नहीं रहने से क्या होता है, ठीक है। देखो ये प्रेजेंस है, प्रेजेंस नहीं है, उनके पास है नहीं है, इनमें से क्या होना, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। देखो आपने देखा होगा सर, क्या देखा होगा आपने देखा होगा PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। अरे ये सर, आपने देखा होगा SF4 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन OF4 OF6 ऐसा कुछ कंपाउंड हमने कभी देखा नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, बात तो सही है। क्यों सही है भाई? देखो ये क्या करते हैं, जब वैकेंट 2d ऑर्बिटल ही नहीं है वो एक्सपांड नहीं कर पाते उनका ऑक्टेट, इसलिए अगर NCl5 होगा तो नाइट्रोजन का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं है, वो तो एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा उसका ऑक्टेट, तो NCl5 कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में आएगा? तो NCl5 does not exist because nitrogen does not have vacant d orbital, so it cannot expand its octet beyond it cannot expand its octet, ठीक है। लेकिन PCl5 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये उसका ऑक्टेट को एक्सपांड करके 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते, ठीक है। सिमिलर केस SF6 लेते हैं एंड OF6 लेते हैं। SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर ऑक्सीजन को OF6 बना देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल ही नहीं है, वो कैसे एक्सपांड करेगा उसका ऑक्टेट? नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ऑक्सीजन कैन नॉट एकोमोडेट 12 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट व्हाइल सल्फर हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, सो इट कैन एक्सपांड इट ऑक्टेट, इसीलिए ये 12 इलेक्ट्रॉन को भी एकोमोडेट कर सकते, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज द रीजन व्हाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव द d orbital construction. For the participation of d orbital in hybridization, it is necessary that central atom must bonded with more electronegative atom so that more partial positive charge is produced on central atom. ओके तो देखो डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सेंट्रल एटम होता है ना, जो सेंट्रल एटम वो मस्ट बी बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ये बॉन्डेड होगा, मान लो क्लोरीन को बॉन्डेड है, ठीक है, या क्लोरीन को बॉन्डेड है, ठीक है। Now let's discuss about d orbital contraction for the participation। देखो d orbital contraction क्या है, d orbital को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा सर बॉन्डेड होने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर मतलब डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, तो अब क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो गेट मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके सर। इट्स प्रोड्यूस ऑन सेंट्रल एटम, ओके। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज साइज ऑफ वैलेंशियल डी ऑर्बिटल डिक्रीज करेगा, इट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा सेंट्रल एटम के ऊपर डेवलप होगा, हमारा साइज उतना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो वैलेंस डी ऑर्बिटल है उसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। So this phenomena occurs in the presence of more electronegative side atom like phosphorus, oxygen, chlorine, etc.
तो जिसकी वजह से हमारा डी ऑर्बिटल जो हम बोल रहे हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। हम ऐसा बोल रहे थे ना, जो हमारा थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड्स हमारा ऑक्टेट एक्सपांड करेगा, उसका डी ऑर्बिटल पर हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं? भाई है तो पता है, लेकिन वो बोल रहा नहीं नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो उसके लिए क्या है, डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। तो इसीलिए हमारा देखो, इसीलिए आपने देखा होगा PF5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम पहला कंडीशन डाल देंगे, है डी ऑर्बिटल, इनके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल फास्फोरस के पास था, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारा ऑक्टेट तो एक्सपांड कर लिया, फिर क्या दिक्कत था? Why PF5 does not exist? Why PH5 does not exist while PF5 exists? To understand this, you have to understand what is d orbital contraction. ठीक है, d orbital है मान लो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कब एकोमोडेट करेगा? जो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ बॉन्डेड होना जरूरी है। तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, डी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा, एक्सपांड करेगा उसका ऑक्टेट को, ठीक है। इसीलिए PF5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने अभी देखा है फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन रहेगा तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा। इस पे क्या होगा, PH5 में जो डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा PH5 क्या होगा, इसमें ऑक्टेट ही एक्सपांड नहीं होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल एकोमोडेट ही इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, तो ऑक्टेट कैसे एक्सपांड होगा? नहीं होगा एक्सपांड, तो इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली SF4 एग्जिस्ट कर, SF6 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, SF4 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन SH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, Xenon F2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन Xenon H2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, PH5, SH4, HS6 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वाह सर, मजा आएगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेरिक क्राउडिंग। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, PF5 एग्जिस्ट करता है, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आयोडीन वॉल्क्यूर होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। फास्फोरस के चारों ओर हमारा आयोडीन रहेगा, तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, तो इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली SF4 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन HCl4, SBr4, SI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेंथ। SF6 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन HCl6, SBr6, SI6 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। IF7 आपने देखा होगा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ICl7, IBr7 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक रीजन। समझ में आएगा? एक ये तो आपने बचपन से पढ़ के आ रहे हो भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल रहने से उसके भी और भी रीजन है, वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, उसके लिए डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट फैक्टर हमारा स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।